अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ओमिक्रॉन क्या है। ये कौन सा वायरस है, क्या ये कोरोना वायरस है या कोरोना वायरस की कोई दूसरी शक्ल है, और ये किस तरह दुनिया में फैल रहा है और ये कहाँ कहाँ तक फैल चुका है, कहाँ से शुरू हुआ और इसकी क्या सिम्टम्स हैं और इसके बारे में जो सबसे पूछे जाने वाले सवालात हैं उनके क्या जवाब हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। ये वायरस सबसे पहले साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना में आइडेंटिफाइड हुआ और इसका ओमिक्रॉन डब्ल्यू ने इसको ओमिक्रॉन का नाम दिया है, लेकिन अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये किस किस्म का वायरस है। सिर्फ साउथ अफ्रीका के ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इसके बारे में अभी तक ये मालूमात इकट्ठा करने में नाकाम हुए, लेकिन अभी तक वो इस पर काम कर रहे हैं और उसे देख रहे हैं, क्योंकि 14 दिनों का टाइम होता है। 14 दिन के बाद ही पता चलेगा कि इसके क्या सिम्टम्स हैं और ये किस तरह काम करता है और ये क्या क्या इन्फेक्ट कर सकता है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो ये पिछले हफ्ते जो है 26 नवंबर को साउथ अफ्रीका में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन डब्ल्यूएचओ की पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 9 नवंबर को ही आइडेंटिफाई हो चुका था और इसे एक टिश्यू में पाया गया था। पहली मरतबा पाया गया 26 नवंबर को रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन डब्ल्यूएचओ की जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि ये वायरस जो है सबसे पहले 9 नवंबर को जो है पाया गया था, 9 नवंबर को आइडेंटिफाई हुआ था। उसमें बताया यह गया था कि ये एक री इन्फेक्शन वायरस है, ये कोरोना का एक वेरिएंट है जो कि री इन्फेक्शन करता है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने पहले कोरोना की वैक्सीन लिए हुए, चाहे वो एक डोज लिए हो चाहे दोनों डोज लिए हो, ये ऐसा वेरिएंट है कि उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये उनको इफ़ेक्ट कर सकता है। ये इफ़ेक्ट जो है उस पर डिपेंड करता है कि जो कोरोना वैक्सीन उन्होंने लगाई है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी असरअंदाज है। अगर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो इस पर असरअंदाज ये नहीं करेगा, लेकिन अगर डोज जो है वो कम इफ़ेक्टिव है यानी कि इस बीमारी के लिए, तो उस पर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। साउथ अफ्रीका में इसकी तादाद जो है ओमिक्रॉन की जो वेरिएंट है इनकी तादाद 100 से ज़्यादा हो चुकी है। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं बल्कि इसके अलावा बोट्सवाना, यूके, कनाडा, इज़राइल और हांगकांग में भी पाया गया है। नज़र डालते हैं कि इसकी शक्ल किस तरह है, ये आखिर वायरस है क्या, ये किस तरह इंसान के जिस्म में अंदर दाखिल होता है और ये किस तरह इंसान को इन्फेक्ट करता है। दोस्तों इसकी शक्ल आप देखेंगे तो ये गोल शक्ल का होता है और इसके बाहर जो है स्पाइक्स लगे होते हैं। स्पाइक्स का मतलब है उसके कुछ उभरे हुए चीज़ लगे होती है। इस वायरस के बाहर जो है स्पाइक्स मौजूद होते हैं और जो हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं यानी कि होस्ट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो जो हमारे अंदर जो मौजूद होते हैं सेल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये उसमें वायरस फैलाते हैं। तो हमारे जिस्म में पहले से जो अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इनको मिलकर इनके साथ जो इंटरेक्ट करके इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन ये ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस है जिसके जो स्पाइक्स है जो मैंने पहले आपको बताया उसके ऊपर ही कोई चीज़ लगी रहती है और जब ये जिस्म के अंदर चली जाती है तो जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो दूसरे सेलों से इंटरेक्ट करके नए वेरिएंट अंदर पैदा करता है जिससे अंदर और ज़्यादा बीमारियाँ फैलाता है। दोस्तों अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं इसकी फॉर्म्स पर, इसके कौन कौन सी फॉर्म है। क्योंकि ये कोरोना का वेरिएंट है तो पहले अगर आपने देखा होगा कि इसके पहले भी 3 फॉर्म थे जिसमें था अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। इसका पहले फॉर्म थी। अभी जो न्यू फॉर्म आई है इसको डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन का नाम दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेल्टा फॉर्म की, क्योंकि डेल्टा फॉर्म जो है ये जो कोरोना वायरस की जो पहली फॉर्म थी ये डेल्टा फॉर्म थी। डेल्टा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाईली ट्रांसमिसिबल है। हाईली ट्रांसमिसिबल का मतलब ये है कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है और दूसरे को भी इन्फेक्ट कर दिए। ये इतनी तेज़ होती है कि एक बंदा एक वक्त में 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीनेशन जब इसकी की जाती है तो ये इसको वैक्सीनेशन जल्दी काउंटर करती है और इस पर जल्दी से असरअंदाज हो जाती है और इसको ख़त्म कर देती है। दोस्तों दूसरी इसकी फॉर्म है उसको हम बीटा फॉर्म कहते हैं। ये जो है बीटा फॉर्म डेल्टा फॉर्म की तरह ट्रांसमिसिबल तो नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक इसलिए होती है क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा करती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक इंसान के जिस्म में जाए तो उसे एक से ज़्यादा ज़ख्म भी पैदा करती है और इस पर जो वैक्सीन होती है वो बहुत ही कम असर करती है। और बीटा फार्म की एक ये भी नुकसान है कि ये जब जो पहले से कोरोना वायरस इफ़ेक्टेड जो मरीज़ होते हैं उनको कोरोना वैक्सीन देकर उनको जब इलाज किया जाता है तो ये बाद में भी उन पर असरअंदाज हो सकती है, ये इन्फेक्शन काज कर सकती है उनको। और दोस्तों आखिर में आ जाती है
ओमिक्रॉन फॉर्म, इसमें ये जो है ये तीनों से जो पिछले जो तीनों वायरस थे ये इनसे मुख्तलिफ है। इसमें जो है इसके जो मैंने आपको स्पाइक्स बताए थे पहले, जिसके ज़रिए ये जिस्म में होते हैं, ये इसके स्पाइक्स के ऊपर 50 से ज़्यादा इसके जो वेरिएंट मौजूद होते हैं, यानी कि ये 50 से ज़्यादा इसकी शक्लें होती हैं अंदर, और इसमें 30 से ज़्यादा ऐसी होती हैं जो अंदर जाके इन्फेक्शन काज करती है। दोस्तों अब ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो वायरस है ये ट्रांसमिसिबल है या नहीं है डेल्टा फॉर्म की तरह। तो अभी तक कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इसे अभी तक 2 वीक नहीं हुए, यानी कि 14 दिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। 14 दिन के बाद ही पता चलेगा कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है या नहीं है। तो अभी तक इसको ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, तो कुछ दिनों के बाद ही पता चल जाएगा कि ये कितनी ट्रांसमिसिबल है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या ये पीसीआर के ज़रिए डिटेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अभी तक कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन हो सकती है, क्योंकि जो पिछले वायरस जितने भी वेरिएंट है वो सारे पीसीआर के ज़रिए डिटेक्ट हो चुके थे। तो पॉसिबिलिटीज यही है कि ये इसके ज़रिए जो है ये भी डिटेक्ट हो जाएगी। दोस्तों तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या ये वैक्सीन के ज़रिए इसको प्रिवेंट किया जा सकता है या नहीं। ये भी अभी टू अर्ली है बताना कि ये पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा यही है कि ये भी वैक्सीन के ज़रिए प्रिवेंट हो सकती है। अब वो बाद में बताया जाएगा कि इसकी वैक्सीन और आएगी, क्योंकि इसके म्यूटेंट्स भी ज़्यादा हैं, और तो बताया जा सकता है बाद में। और आखिरी सवाल ये पूछा जाता है कि क्या ये री इन्फेक्शन काज करती है या नहीं करती है। ये पिछले कुछ दिनों में 2 रिपोर्ट्स सामने आई थी, एक कनाडा से हॉस्पिटल से आई थी जो है, और एक दूसरी हांगकांग के हॉस्पिटल से आई थी। उसमें यह बताया गया था कि जो कोरोना वायरस के जो पुराने मरीज़ थे जो पहले से वैक्सीन ले चुके थे, लेकिन उनमें से 50% भी ऐसे 50% ऐसे मरीज़ थे जिनको ये दोबारा इन्फेक्ट हुआ था। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये री इन्फेक्शन काज कर सकता है। और दोस्तों आखिर में बस ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की है कि आपको एक आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि ये क्या होता है। अगर इसके बारे में कुछ और मालूमात भी जब से मिलती हैं तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।